हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विवेकानंद जीएस रिसर्च सेंटर में। दोस्तों, संविधान सभा जो सीरीज थी हमारी खत्म हो चुकी है और इसके पश्चात आज हम जो है आपको प्रस्तावना पढ़ाएंगे। लेकिन पिछली क्लास में कुछ चीजें छूट गई थी मंत्रिमंडल में मोबाइल की गड़बड़ी के कारण, तो उसको हम फिर से शुरू कर रहे हैं, उसको खत्म कर देंगे। उसके बाद जो है हम प्रस्तावना आज पढ़ेंगे। देखिएगा दोस्तों, कुछ मंत्रिमंडल में चीजें बच गई थी। जैसे देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो पद मिला था, खाद्य एवं कृषि मंत्री का पद मिला था। कौन सा पद मिला था? खाद्य एवं कृषि मंत्री का पद। बाद में ये जो है राष्ट्रपति बन गए। ठीक है, ये तो अलग चीज है कि बाद में राष्ट्रपति बन गए। और राष्ट्रपति चुने किस दिन गए थे? 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। ठीक है। जान मथाई जी जो है रेलवे परिवहन मंत्री थे। जान मथाई जी रेलवे परिवहन मंत्री थे। इसके बाद आप देखेंगे सी एच भाभा जी को वाणिज्य का पद दिया गया था, वाणिज्य मंत्री थे। रफी अहमद किदवई जी ये संचार मंत्री आपके थे। उसके बाद एनवी गाडगिल जी ये कार्य खदान और ऊर्जा मंत्री थे। इसके बाद जो देखेंगे आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ये उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। और यही एकमात्र ऐसे मंत्री थे जिन्होंने पहली कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। पहले ऐसे मंत्री, अगर इतिहास में देखा जाए तो पहले ऐसे मंत्री थे जो स्वतंत्रता पश्चात गठित पहली कैबिनेट से इस्तीफा दिए थे। तो आप कह सकते हैं कि स्वतंत्रता पश्चात गठित प्रथम मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला पहला मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसके बाद इन्होंने जनसंघ की स्थापना किया था। दोस्तों, आ गई बात समझ में? तो यही 3-4 चीजें बची थी। अब इसको जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले ले। अब इसको हम क्या करेंगे? डिलीट करेंगे, हटाएंगे इसको, फिर आगे चलेंगे दोस्तों। ठीक है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या किया जाए इसके बाद। अब हम बात करते हैं, एक चीज जो है आपके दिमाग में होगा, प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होती है? जिसे हम प्रियम्बल बोलते हैं। प्रस्तावना या प्रियम्बल। दोस्तों, प्रस्तावना जो होती है, या इसी को हम उद्देशिका भी बोलते हैं। उद्देशिका क्या होती है कि अगर आप सिंपल वे में बताएं तो किसी भी चीज की अगर आप शुरुआत करते हैं, ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। कोई भी काम आप जीवन में करेंगे तो उसका कोई ना कोई तो पर्पज होता ही है। बिना पर्पज के कोई काम ही नहीं होता है। बिना पर्पज के कोई काम ही नहीं होता है। जैसे अगर हम कह दें कि आप जो है परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका उद्देश्य है कि आप एग्जाम निकालना चाहते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं। ये उद्देश्य होता है। तो हर चीज का कोई ना कोई दोस्तों उद्देश्य होता है। इसी तरह जो हमारी संविधान था, संविधान का भी एक उद्देश्य था और उसी उद्देश्य को हमने उद्देशिका के रूप में, प्रस्तावना के रूप में शामिल किया है संविधान में। और एक चीज और बता देना चाहता हूं आपको कि जो उद्देशिका हमारी है, ये कहा जाता है कि ये संविधान निर्माता जो थे उनके विचारों को जानने की कुंजी भी है। और अगर एक तरीके से हम आपको बता दें कि अगर आप जब पूरा उद्देशिका या प्रस्तावना पढ़ेंगे ना, तो जितना पूरा संविधान है, सारा का सारा पूरा का पूरा संविधान उसी उद्देशिका, उसी प्रस्तावना में क्या है, समाहित हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इधर उधर की चीजें हैं। जितना भी चीजें हैं सब पूरा संविधान, यहाँ तक कि जितने भी 395 अनुच्छेद वगैरह सारे थे, सब के सब इसी में क्या हो गए, समा गए हैं। तो ये चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए कि हमारा जो प्रस्तावना है वो एक प्रकार का सागर है जिसमें पूरा संविधान समाहित हो गया है। ठीक है। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं कि प्रस्तावना में क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे हैं। तो आपको बता दें, प्रस्तावना की जो हम शुरुआत करते हैं, क्वेश्चंस की जो शुरुआत होती है वो 3 चीजों से होती है। हम आपको बता दें, अगर हम प्रस्तावना की शुरुआत करें दोस्तों, तो 3 चीजें देखिएगा। एक तो आपका है उद्देश्य प्रस्ताव। क्या है दोस्तों? उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है। दूसरा जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। दूसरा क्या है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो नंबर आता है यूएसए या अमेरिका, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। उद्देश्य प्रस्ताव जो है, उद्देश्य प्रस्ताव आपका जो आया था वो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को आया था। ठीक है, ये तो आप लोगों को ज्ञात होगा। इसको लाए कौन थे?
पंडित जवाहरलाल नेहरू या पंडित नेहरू बोल दें, पंडित नेहरू जी इसको लाने वाले थे, आया इस दिन था। इसके बाद ये जो है स्वीकृति इसको कब मिली? संविधान सभा द्वारा स्वीकृति मिली थी 22 जनवरी 1947 को। कब मिली दोस्तों? 22 जनवरी 1947 को इसको संविधान सभा से स्वीकृति मिली कि हाँ, ये जो संविधान बनाया जा रहा है, ये जो नेहरू जी ने उद्देश्य पेश किया है या ये उद्देश्य रखने लायक है। तो आप यही सोच लीजिए कि नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, अगर माना जाए तो ज्यादा से ज्यादा चीजें हमने कहां से ग्रहण कर लिया है? उसी उद्देश्य प्रस्ताव से ही ग्रहण कर लिया है। दूसरी चीज, अब यहाँ पे आपको विचार करने की आवश्यकता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये बताइए, तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाषा, जो उद्देशिका की जो भाषा है वो कहां से ज्यादा ली गई है? उद्देश्य प्रस्ताव से। कहां से ली गई है? उद्देश्य प्रस्ताव से। हालांकि इन्वॉल्वेशन ये तीनों का है, लेकिन आप एक चीज जानते रहिए, ऑस्ट्रेलिया से भी क्या ली गई है? प्रस्तावना की भाषा। दो जगह से भाषा ली गई है। प्रस्तावना की जो भाषा है, क्या भाषा शैली होनी चाहिए, ये जो है ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। लेकिन अमेरिका से दोस्तों प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना का जो विचार है ये अमेरिका से लिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी है क्योंकि ये तीनों एग्जाम में आ चुके हैं। चाहे वो छोटा एग्जाम हो, चाहे वो बड़ा एग्जाम, पीसीएस वगैरह के एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उद्देशिका का जो विचार है वो कहां से लिया गया है। ठीक है, अब देखिए प्रस्तावना का विचार से हम ये कह दें, जैसे हम अभी कह दें कि कोई चीज का विचार सबसे पहले किसके पास आया था, तो विचार जो आया था वो अमेरिका है। ठीक है, और जो भाषा वहां से ली गई है वो कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से, और जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव से। ठीक, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब देखेंगे हम लोग कि यहां तक तो चीजें हो गई, एक एक चीज पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब आप देखेंगे उद्देशिका में 3 तरह के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये 3 तरह के जो न्याय हैं, तीनों न्याय हैं। ठीक है, ये 3 तरह के जो न्याय हैं ये लिया कहां से गया है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, 3 तरह के जो न्यायिक आदर्श हैं वो हमने ग्रहण किया है कहां से ग्रहण किया है दोस्तों? रूस से दोस्तों ग्रहण किया है, रूस से हमने ग्रहण किया है। इसके पश्चात देखिएगा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है, बंधुत्व मतलब भाईचारा, ये हमने ग्रहण किया है दोस्तों फ्रांस से ग्रहण किया है। तो ये दोनों चीजें न भूलिए, क्योंकि ये दोनों चीजें एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं और ये दोनों एग्जाम ओरिएंटल क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, ये क्लियर हुआ आप लोगों का। तो जो लेना देना वाली जो चीजें थी वो हमने यही क्लियर कर दिया कि प्रस्तावना में हमने बताया 3 चीजों का प्रभाव है हमारे देश के प्रस्तावना पर। पहला, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946, स्वीकृति 22 जनवरी 1947 को मिली और नेहरू जी ने इसे पेश किया। और जो भाषा प्रस्तावना की है उसमें उद्देश्य प्रस्ताव का बहुत ही बड़ा महत्व है। दूसरी, ऑस्ट्रेलिया, जो पूछा जाता है प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, जो लेकिन प्रस्तावना का जो विचार है ये कहां से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद 2 चीजें, जो प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीनों न्याय जो लिए गए हैं ये रूस से लिए गए हैं। और फ्रांस से क्या लिया गया? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है ये हमने कहां से ग्रहण किया दोस्तों? फ्रांस से ग्रहण किया है। इतना क्लियर हो गया। अब जिस भी स्टूडेंट को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो ले सकते हैं, इसके बाद हम इसको मिटाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए, अब क्या है, इसके बाद हम चर्चा करेंगे आगे की चीजों पर। ठीक है, तो अगर हम ये कह दें कि सारी चीजें तो आपकी क्लियर हो गई, अब हम थोड़ा प्रस्तावना पे चर्चा करते हैं कि क्या क्या प्रस्तावना की विशेषताएं हैं। तो आप जान लीजिए, हम ऐसे मुंह से ही बोल दे रहे हैं, लिखेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, उसका कोई मतलब नहीं, आपके पास लिखा हुआ स्क्रिप्टेड है ये है। जैसे हम कह दें, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। एक बार पीसीएस का क्वेश्चन बना है दोस्तों, और ये क्वेश्चन जो है रेलवे में भी एक बार पूछा गया है कि ये बताइए कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्रस्तावना में जो न्याय है आपका कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। उसके बाद पूछता है प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, तो आप जान लीजिए स्वतंत्रता है 5 प्रकार की। उसके बाद पूछता है प्रस्तावना में न्याय होगा स्वतंत्रता और समानता कितने प्रकार की है। तो 3 चीजें ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए हम एग्जाम के एक भी क्वेश्चन छोड़ते नहीं जो आपको न बताया जाए। देखिए 3 न्याय हैं, आप जानते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये जो है स्वतंत्रता में है विचार, अभिव्यक्ति, लिख भी दे रहे हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, उपासना। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक, अब समानता में क्या है, 2 समानता, समता है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो अवसर की समता, तो ये कितना है, ये 2 है। और ये न्याय है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये 3 चीजें जरूर याद रखिएगा, हमेशा कभी मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही, अगर कहा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है दोस्तों, और एक चीज बता दें, ये बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है, एक एक चीजें आपकी एकदम स्मूथली क्लियर की जाएंगी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आनी पाएगी। अब इसके बाद देखिए क्या हम करते हैं, तो ये चीजें हो गई। इसके बाद देखिए कुछ वाद आए थे, उस पर हम चर्चा कर लें, क्या क्या वाद थे। देखिएगा, आप लोग नाम सुने होंगे बेरूबारी यूनियनवाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेरूबारी यूनियनवाद 1960 कब आया था दोस्तों, बेरूबारी यूनियनवाद 1960। इसका जो जजमेंट आया दोस्तों, इस जजमेंट में क्या क्या चीजें बताई गई, सुनते हैं। देखिए पहली चीज क्या थी, इसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं है। क्या कहा इसने, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। इस पे अगर एक पे चर्चा करें तो प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग जो है नहीं है। दूसरा इसने क्या बोला, सॉरी जो महामहिम है उनको सम्मान से नाम लिया जाए। दूसरा इन्होंने क्या बताया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं, पहली चीज। दूसरा इन्होंने बताया कि जो उद्देशिका या प्रस्तावना है, जो उद्देशिका या जो प्रस्तावना है, यह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की क्या है, जानने की कुंजी है, जानने की कुंजी है। ठीक है दोस्तों, जान लीजिए, ये जो इन्होंने बताया कि प्रस्तावना जो है संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। अब देखते हैं, फिर इसके बाद एक वाद आया, आप लोग जानते होंगे, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद, पंजाब राज्यवाद। ये था दोस्तों, आया था 1967 में। कब आया था, 1967 में आया था। कब आया था दोस्तों, 1967 में। ये क्लियर हो गया। इसका जो जजमेंट था उस समय न्यायमूर्ति थे हिदायतुल्लाह जी। कौन न्यायमूर्ति थे, हिदायतुल्लाह जी ने कहा, क्या कहा उस पर आइए विचार करते हैं। हिदायतुल्लाह जी ने कहा, इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। क्या कहा, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ये तो इन्होंने कहा, यहीं से कहा भी जाता, किस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। लेकिन एक बात इन्होंने कहा, लेकिन अंग नहीं है, लेकिन प्रस्तावना
संविधान का अंग नहीं है, ये इन्होंने क्लियर कर दिया। तो दो जजमेंट, इसके बाद हम केशवानंद पे आते हैं। तो ये दोनों तो जजमेंट आप याद ही रखिएगा। पहला जजमेंट जो आया था बेरूबारी यूनियनवाद 1960 में, उन्होंने कहा प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो प्रस्तावना है ये संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की क्या है, कुंजी है। क्या है? संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। ठीक है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद जो आया 1967 में, 1967 में, उस समय न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। किस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है? आप बोलेंगे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967। दूसरी चीज, लेकिन प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इन्होंने भी कहा। अब जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब चलते हैं, अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम अंतिम जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, बनाम केरल राज्यवाद। ये दोस्तों, ये जो है ये इसका सन इधर लिख दे रहे हैं हम, 1973 में आया था। और एक चीज बता दें, ये इतिहास में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी ज्यूरी, सबसे बड़ी पीठ या ज्यूरी जो बोलते हैं, संविधान पीठ या जो सबसे बड़ी ज्यूरी थी, ये इसी के संबंध में बनी थी। कितने जजों की थी? 13 जजों की बेंच थी। कितने जजों की बेंच थी? 13 जजों की बेंच थी। ये सबसे बड़ी ज्यूरी, आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी ज्यूरी है, जो 13 जजों की बेंच थी। यहां तक कि जो राम मंदिर वाला मामला आया था, उसके जो जजों की बेंच थी वो 5 जजों की बेंच थी। इसीलिए इतिहास में कहा जाता है, गोलकनाथ जो बनाम पंजाब राज्यवाद था, ये लिख दे रहे हैं यहाँ, जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद था, इसमें जो जजों की बेंच थी, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, इसमें 11 जजों की बेंच थी। राम मंदिर वाले में जो फैसला आया था, इसमें जो है 5 जजों की बेंच थी। तो आप लोग जानते रहिए, लेकिन ये सबसे बड़ी ज्यूरी थी, 13 जजों की बेंच थी। इसने क्या कहा? इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। क्या है? प्रस्तावना संविधान का अंग है। ठीक। सेकंड चीज पे चर्चा करेंगे, संविधान का तो अंग है, और इन्होंने कहा कि इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। बट किया तो जा सकता है संशोधन, लेकिन एक चीज यहां पे और क्लियर कर देना चाहता हूं, लेकिन मूल ढांचे को प्रभावित न करते हुए, मतलब मूल ढांचा प्रभावित न है, कहने का मतलब उसमें जो है उसको नहीं हटाना है, जो पहले से है उसको हटाना नहीं है, बाकी उसमें ला जोड़ना है। कहने का मतलब यह है, जो मूल ढांचा है, ठीक है, ऐसे कह दें कि हमारी पूरी शरीर है, मूल ढांचा है, तो उसमें से कोई अंगुली न काटिए या कोई पैर न काटिए, नाक न काटिए शूर्पणखा की तरह, नाक न काटिए, लेकिन क्या करिए, एक अलग से अंगुली जोड़ दीजिए, छांगुर हो जाएंगे। एक अलग से जो है नाक जोड़ दीजिए तो 3 नाक वाले हो जाएंगे। एक अलग से मुंह जोड़ दीजिए तो 2 मुंह वाले हो जाएंगे। तो ये कहने का ये मतलब है कि आप इसमें क्या करिए कि इसमें कुछ जोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें से कुछ निकाल नहीं सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि सकारात्मक संशोधन कर सकते हैं, नकारात्मक संशोधन नहीं। नकारात्मक का मतलब निकालना कुछ, और सकारात्मक का मतलब होता है जोड़ना। मतलब उसका जो मूल ढांचा है उसमें से कुछ ना निकले, बाकी उसमें जोड़ा जाए, आते जाओ, सारा धन मेरा है, सारा धन मेरा, ये करते जाओ, लेकिन इसमें से कुछ निकलने ना पाए। तो यहां पर हम लिख दें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन क्या किया जा सकता है? सकारात्मक संशोधन। सकारात्मक संशोधन, सकारात्मक संशोधन अर्थात कह सकते हैं मूल ढांचे को न प्रभावित किया जाए, मूल ढांचा प्रभावित न हो, मूल ढांचा प्रभावित न हो, ये दिमाग में रखिएगा। संशोधन हो सकता है लेकिन मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसी के पश्चात, देखिए अभी तक संविधान में संशोधन नहीं हुआ, इसी के पश्चात जो है जो संशोधन होना शुरू हुआ, इसी के पश्चात संशोधन होना शुरू हुआ। और ये संशोधन शुरू हुआ, ये पहला संशोधन हुआ प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1976। इसके अंतर्गत प्रस्तावना में शब्द क्या क्या जोड़े गए? समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष,
पंथ निरपेक्ष, और एक शब्द जोड़ा गया अखंडता शब्द। अखंडता शब्द जोड़ा गया। क्या किया गया? अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो आपसे अगर कोई पूछे कि भाई बताइए संविधान में कौन कौन से नए शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष मतलब जिस देश का कोई धर्म ही ना हो, और समाजवादी ये समाजवाद के सिद्धांत पे काम करता हो, जो गांधी जी का जो विचारधारा थी, ठीक है। और तीसरी चीज जो थी क्या ना, अखंडता शब्द की मतलब हम खंड खंड न रहे, हम अखंड भारत की तरह व्यवहार करें। ये तीन चीजें जोड़ी गई थी। और अगर आपसे कोई पूछे कि संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो आप बोलेंगे केवल एक बार। कितनी बार हुआ है? केवल एक बार। ये क्लियर हो गया दोस्तों कि 42वां संविधान संशोधन ये हो गया। अब जिसको भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो ले ले, फिर हम आगे का काम करेंगे। अभी कुछ चीजें और बची हैं इस प्रस्तावना में, उसको बताएंगे, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये तो चीजें क्लियर हो गई कि हमने क्या क्या किया, किसमें क्या हुआ। अब एक एक बात पे इस तरीके से चर्चा करेंगे कि क्या क्या चीजें और भी इसमें घटित हुई हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं और भी इसके संबंध में, प्रस्तावना के संबंध में, उसको आप लोग रिकॉल करिएगा हमेशा। पहली चीज देखिए, संविधान की आत्मा तो कहा था हिदायतुल्लाह वाली जो पीठ थी उसने कहा था, लेकिन अंबेडकर जी भी कहते हैं कि संविधान की आत्मा उन्होंने किसको कहा? इन्होंने कहा संविधान की आत्मा किसको कहा इन्होंने? तो ध्यान दीजिए, इन्होंने संविधान की आत्मा कहा जो है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को इन्होंने क्या कहा? संविधान की आत्मा का, अंबेडकर जी के अनुसार। इसके बाद आपको बता दें एक पॉइंट और यहां से जो बन सकता है, एक पॉइंट और है कि जो प्रस्तावना हमारी थी, ठीक है, प्रस्तावना जो थी इसके संबंध में शुरू से ही बड़ा विवाद था दोस्तों। शुरू से ही अगर देखा जाए तो बहुत ही विवाद था। विवाद की स्थिति ये थी कि मतलब क्लियरिटी नहीं थी शुरू से, इसीलिए शुरू से ही इसमें 60 में आया, 67 में आया, फिर जो है आपका 1973 में आया। विवाद की स्थिति बहुत ज्यादा थी। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसमें। तो इन्होंने कहा संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को। फिर देखिए, एक थे आपके के एम मुंशी जी, इन्होंने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा। राजनीतिक जन्मपत्री कहा। पॉलिटिकल होरोस्कोप कहा। तो ये इतना इन लोगों ने कहा। इसके पश्चात देखिए, हम एक बात और कह दें कि अगर आप इस देश के नागरिक हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, तो आपको प्रस्तावना तो याद ही होनी चाहिए। अरे बताइए, कुछ लोग हैं जिनको संविधान पूरा याद है, कुछ लोग हैं जिन्होंने संविधान लिख दिया, तो क्या आपका इतना भी फर्ज नहीं बनता कि आपको प्रस्तावना याद ना हो? तो आप प्रस्तावना जरूर याद रखिएगा। इसी के साथ इस क्लास का एंड करते हैं। लेकिन एक चीज और आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, और आप लोगों के लिए एकदम निःशुल्क बेहतर कंटेंट लेके आता हूं हमेशा। तो वीडियो को पूरा वॉच करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन वाली घंटी को भी दबाइए, ठीक है, जिससे हमारा मनोबल और ऊंचा उठे, हम और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हों। जय हिंद साथियों।